गुड मॉर्निंग गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज तारीख है 29 जून और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ द हिंदू का एडिटोरियल। कल हमने शुरुआत की थी एडिटोरियल की और आज दूसरा दिन है हमारा एडिटोरियल में लगातार। और आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो आज आर्टिकल में लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है वाई चाइना इज बीइंग अग्रेसिव अलोंग द एलएसी। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं कि देखो एलएसी है क्या एक्चुअली। एलएसी एक्चुअली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो क्या हुआ था कि अभी मई और जून के महीने में कुछ इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच फेस ऑफ हुआ था बॉर्डर पे लद्दाख में। और ये कन्फ्लिक्ट इस तरह की हमेशा चलती रहती है, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर को लेके हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। चाइना कहता है कुछ और इंडिया का अपना कुछ और वहाँ पे पक्ष है, इसलिए चीज़ें जो है फाइनलाइज नहीं हो पाती हैं और ये कन्फ्लिक्ट हमेशा चलती रहती है। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है और अपने व्यूज़ जो है जिन्होंने भी इसको लिखा है उन्होंने अपने व्यूज़ इसमें दिए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों चाइना जो है अलोंग द एलएसी जो है वो अग्रेसिव हो रहा है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, और क्या कारण है इसके। भारत की तरफ से क्या ऐसे कारण हैं, या फिर वैश्विक स्तर पे जो चीज़ें हैं, जो रणनीति है वैश्विक रणनीति, उसके हिसाब से चाइना के हिसाब से क्या रीज़न हो सकते हैं कि चाइना ऐसा कर रहा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ इसके हमें देखो, हमें ज़्यादा करके इस आर्टिकल को जो पढ़ना है वो समझने के लिए तो पढ़ना ही है, ताकि हमारी जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन इसके अलावा हमें जो है इसकी वोकैबलरी भी सीखनी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें आते हैं उनको भी सीखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीख लेते हैं, ताकि जो हमारी रीडिंग है वो और ही ज़्यादा आसान हो जाए, सुगम हो जाए और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। तो आपके सामने वोकैबलरी खुल चुकी है सामने आपके, और आप देख रहे हैं पहला जो वोकैब है आपके सामने है वो है अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। देखो, जब भी कहीं बेटा अ होस्ट ऑफ आए ना, अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ। ठीक है, ये एक फ्रेज है। अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है न्यूमरस या फिर अ नंबर ऑफ, या फिर काफी ज्यादा संख्या में। ठीक है, मीनिंग क्या होगी इसकी, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी बहुत सारे कारक, किसी चीज को मान लो प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो वहां पे हम बोलेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर्स। देखो, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट फूट। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल है हमारा उसके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो फ्रैक्चर का मीनिंग क्या है, ब्रेकेज। ब्रेकेज का मतलब क्या होता है, बिखराव। ठीक है, या टूट फूट जो होता है या बिखराव होता है। नेक्स्ट इसके ठीक बाद है जो वो कैब हमारे पास ग्लोबल ऑर्डर। देखो, ग्लोबल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वैश्विक क्रम या वर्ल्ड ऑर्डर। देखो क्या है कि दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर है। यूएस को हम दुनिया का सबसे स्ट्रांग देश मानते हैं अभी तक, और ऐसा मानते हैं कि यूएस जो है वो सबसे स्ट्रांग कंट्री है और वर्ल्ड ऑर्डर में उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसी तरीके से उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया भी है, चाइना है, ये सारी कंट्रीज उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल के अंदर बात करी गई है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। पोज का मतलब देखो क्या होता है, पोज का मतलब होता है ना खड़ा कर देना सामने लाके किसी चीज को। ठीक है, और स्पेशली ऐसी चीज मतलब जो कोई डिफिकल्टी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, उस चीज को खड़ा करना, उस चीज को सामने लाना, उसे हम कहते हैं पोज। ठीक है, टू कॉज समथिंग इसका मतलब होता है स्पेशली अ प्रॉब्लम, मुख्य रूप से एक समस्या को खड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड आपके पास
फैटेलिटी, देखो फैटेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ या कैजुअलिटी से इसकी मीनिंग होती है, ठीक है ना, यानी युद्ध में मृत्यु या फिर किसी भी एक्सीडेंट में मृत्यु जो होती है उसे हम फैटेलिटी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है आपके पास, पुल बैक। देखो पुल बैक का मतलब होता है ना वापस लेना या फिर पीछे हटना। रिट्रीट यहाँ पे एक वर्ड है, आप इसको याद रख लेंगे, रिट्रीट इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो कैब है फेस ऑफ। फेस ऑफ आपने कई बार सुना होगा कि फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, सामना करना, कन्फ्रंटेशन करना, ठीक है ना। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना होना, स्पेशली किस कंडीशन में सामना होना, जैसे कि गेम्स वगैरह कुछ हो रहे हैं ना, खेल वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे सामना होना, या फिर युद्ध के मैदान में सामना होना, उसे हम कहते हैं फेस ऑफ, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास गिवन। देखो गिवन जो है वो तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जब कभी कभी क्या होता है ना कि ये कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, तो जब कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो उसका मतलब होता है एज ऑलरेडी स्टेटेड, यानी कि जैसा कि पूर्व कथित है, पहले जैसा कहा गया है उसके अनुसार, ठीक है ना। गिवन का मतलब वहां पे ये हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एमिकेबली। देखो एमिकेबली का मतलब क्या होता है, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत या फिर फ्रेंडली, ठीक है। एमिकेबली का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर, यानी कि मित्रवत ढंग से, दोस्ताना ढंग से जो है चीजें जो होती हैं उनको हम कहते हैं एमिकेबली, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंड ऑफ। देखो स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है इन अ फाइट और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, अ सिचुएशन इन विच नो कंक्लूजन इज पॉसिबल, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, यानी गतिरोध की स्थिति बनी रहे, एक दोनों पार्टीज कहने का मतलब है अड़ी रहे अपने अपने चीज़ों को लेके, अपने अपने पक्ष को लेके अड़ी रहे और किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए हम, तो वैसी स्थिति को हम कहते हैं कि ये एक स्टैंड ऑफ है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई रीअसर्ट। देखो रीअसर्ट का मतलब क्या होता है, रीअसर्ट का मतलब होता है बार बार अपनी बात को दोहराना, यानी बलपूर्वक अपनी बात मनवाना, बार बार कहते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वो कैब्स हैं आपके पास, अभी ढेर सारी हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास जो वो कैब आ रही है वो है बैरिंग। देखो बैरिंग का मतलब क्या होता है, एक जेरेंड है ये। बैरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, यानी कि किसी चीज को छोड़कर, मतलब को छोड़कर, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि बैरिंग दिस, मतलब उसके बाद से कोई आप नाउन लगा सकते हो, ठीक है। जब सेंटेंस में आएगा अभी आपके पास आर्टिकल को जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बैरिंग का मतलब ये समझो कि एक्सेप्ट फॉर इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आपके पास वेल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वेल, और वेल का मतलब क्या होता है, आवरण, ठीक है। वेल का मतलब होता है आवरण या एक कवर। नेक्स्ट है डी रेडिकलाइजेशन। देखो रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरता, ठीक है। और डी रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कट्टरता से मुक्ति या छुटकारा, ठीक है ना। डी रेडिकलाइज करना मतलब कट्टरता को हटाना, मतलब मीनिंग क्या होगी, अ चेंज इन बिलीव्स दैट कन्फर्म्स टू मेन स्ट्रीम वैल्यूज, यानी मेन स्ट्रीम वैल्यूज जो मुख्य धारा की जो वैल्यूज होती हैं उसके अनुसार जो बिलीफ में चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन, ठीक है। क्रैकडाउन का मतलब देखो क्या होता है, क्रैकडाउन का मतलब होता है एन एक्ट टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर, है ना, यानी कि बैड या इलीगल बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए की गई कार्रवाई जो होती है उसको हम क्रैकडाउन कहते हैं, ठीक है ना। क्रैकडाउन का बेसिकली हिंदी में आप मीनिंग समझ सकते हो, कार्रवाई, ठीक है। क्रैकडाउन की मीनिंग क्या होगी, कार्रवाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रैकलेस, ठीक है। रैकलेस का मतलब क्या होता है भाई, रैकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, यानी कि नॉट थिंकिंग अबाउट पॉसिबल रिस्क, यानी कि पॉसिबल रिस्क के बारे में जो ना सोचे ना समझे उसे हम कहते हैं रैकलेस, यानी बेपरवाह। नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट। देखो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना होता है, लेकिन शिफ्ट का मतलब जो है स्थान बदलना या खिसकना भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो इसकी मीनिंग क्या हुई, टू मूव और टू बी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी कि एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन में जाना, यानी बदल लेना एक्चुअली इसका मतलब होता है स्थान को
नेक्स्ट है आपके पास आउटब्रेक। देखो आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, शुरुआत किसी चीज़ की जो है भयंकर शुरुआत हो किसी चीज़ की, उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। अ सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि किसी अनप्लीजेंट थिंग की, किसी ऐसी चीज़ की जो कि अच्छी ना हो, अनप्लीजेंट हो, उसकी चीज़ उस चीज़ की अचानक शुरुआत हो जाना, उसे हम कहते हैं आउटब्रेक। प्रकोप हिंदी में कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है हमारे पास रीओरिएंट। देखो रीओरिएंट का मतलब होता है पुनर्विन्यासित करना चीज़ों को, यानी कि फिर से रीअरेंज करना एक ऑर्डर को, उसे हम क्या कहते हैं, रीओरिएंट कहते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की दिशा को बदल देना, डायमेंशंस को बदल देना, उसे हम कहते हैं रीओरिएंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टैक्टिकल। देखो टैक्टिकल का मतलब क्या होता है, युक्ति संबंधी चीज़ें, मतलब ठीक है ना, कि जो जो युक्तियां हम लगाते हैं उससे संबंधित चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं, कहेंगे टैक्टिकल कहेंगे। कनेक्टेड विद अ पार्टिकुलर मेथड वन यूजेस टू सक्सीड, यानी कि ये उस पार्टिकुलर मेथड से रिलेटेड है जिसका यूज कोई व्यक्ति सक्सीड करने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए करता है। नेक्स्ट है आपके पास बाइड। देखो बाइड का मतलब क्या होता है, रिमेन और स्टे, यानी कि दृढ़ रहना, बने रहना किसी चीज पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है डोल्ड्रम्स। देखो डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है, अ स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन, ठीक है ना। मतलब उथल पुथल की स्थिति या फिर डिप्रेशन की स्थिति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम्स कहते हैं। खिन्नता या विषाद, हिंदी में आप इसकी मीनिंग समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग नोटिसेबल, यानी कि किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना, उसकी इंपॉर्टेंस बताना, ठीक है, और उसे नोटिसेबल बनाना, यानी कि उस पर ध्यान खींचना लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइसोलेशनिस्ट। आइसोलेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कि फेवरिंग अ पॉलिसी अपार्ट फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ अदर्स ग्रुप, यानी कि जो एक किसी एक पॉलिसी को ऐसी पॉलिसी को जो है वो फेवर करना जो कि अदर ग्रुप्स से उसको अलग करती है, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट देखो क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है द पॉइंट एट विच प्रॉब्लम्स बिकम सो ग्रेट दैट वन नो लॉन्गर कैन डील विद इट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके बाद कोई व्यक्ति उनसे डील नहीं कर सकता, यानी अत्यंत तनाव की स्थिति जो होती है उसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सलामी टैक्टिक्स। देखो सलामी टैक्टिक्स जो ये फ्रेज है इसका मतलब होता है अ डिवाइड एंड कन्क्वायर पॉलिसी, यानी कि वही फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी जो होती है उसे हम सलामी टैक्टिक्स भी कहते हैं। इसमें ऑफ थ्रेट्स एंड अलायंसेस, ठीक है, यानी धमकाना और अपना दल बना लेना, अलायंस बना लेना, ठीक है ना, और फूट डालना, इस पॉलिसी को हम कहते हैं सलामी टैक्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास हेजेमनी। हेजेमनी देखो एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल बाय वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप या किसी एक कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाना या कंट्रोल होना, उसे हम क्या कहते हैं, हेजेमनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट का मतलब देखो क्या होता है, अ स्टेट वेयर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ सिमिलर लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी कि स्विंग स्टेट देखो वहां उस स्टेट को हम कहते हैं जिसमें जो है किसी एक पार्टी पे लोग रिलाई नहीं करते, बल्कि दो ऐसी पार्टीज होती हैं जिन पे जनमत जो है वो बटा होता है। जैसे कि इंडिया में ही था अभी तक, क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टीज के बीच जो है वो जनमत पूरी तरीके से बटा हुआ था, लगभग 50-50%। मतलब एक बार अगर कभी कांग्रेस जीती तो फिर बीजेपी जीतती, फिर कांग्रेस जीतती, फिर बीजेपी जीतती। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि इंडिया एक स्विंग स्टेट नहीं बन गया, बल्कि एक पार्टी की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एली इन प्रोग्रेस। एली इन प्रोग्रेस का मतलब होता है पार्टनर इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास का साथी, मतलब विकास में साथ साथ चलने वाला, ठीक है। एली का मतलब साथी होता है और प्रोग्रेस का मतलब आपको पता ही है। काउंटर वेट का मतलब क्या होता है,
काउंटरवेट वो चीज़ होती है जैसे कि वो वस्तु या वो व्यक्ति जो वेट में किसी दूसरी चीज़ को बैलेंस करे, ठीक है, या उसके बराबर हो, उसे हम कहते हैं काउंटरवेट। अ वेट दैट इज एज हैवी एज समथिंग एल्स, यानी बराबर वजन की जो चीज़ है उसे हम काउंटरवेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस आपके पास डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय थ्रेटनिंग, यानी कि किसी को डरा धमका के किसी चीज़ को करने से रोकना, उसे हम कहते हैं डेटर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब फाइट होता है, टू फाइट विद समथिंग और टू कंट्रोल इट, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से फाइट करना या फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। हिंदी में आप मीनिंग समझ सकते हो, लड़ना या हाथापाई करना, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास रिवीजनिस्ट। रिवीजनिस्ट का मतलब होता है एडवोकेटिंग अ पॉलिसी ऑफ रिवीजन, यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई जो संशोधनवादी हो, यानी कि बदलाव चाहता हो, बार बार संशोधन चाहता हो, ठीक है ना, उसे हम रिवीजनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्योवरिंग। मैन्योवरिंग एक नाउन है, एक जनरल नाउन है, जिसकी मीनिंग क्या होगी? समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग, ठीक है ना, कोई ऐसी चतुराई वाली चीज जो कि आप कोई चीज जीतने के लिए करते हो, उसे मैनोवरिंग कहते हैं। मैनोवरिंग का मतलब हिंदी में अगर देखें तो होता है कुशलता, ठीक है, या दक्षता। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक मेल्टडाउन। देखो, इकोनॉमिक मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है? अ डिजास्ट्रस कोलैप्स इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा, एक डिजास्ट्रस जो है मुसीबत वाला एक कोलैप्स पूरी तरीके से हो जाना है, यानी कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी हो, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक मेल्टडाउन। चलिए नेक्स्ट इडियम हमारे पास अनरावल। अनरावल का मतलब होता है, ये एक वर्ब है। अनरावल का मतलब होता है टू मेक और बिकम मोर क्लियर, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करना, ज़्यादा क्लियर बनाना या सुलझाना, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल अपहीवल। देखो, अपहीवल का मतलब क्या होता है? उथल पुथल होता है। सोशल अपहीवल का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक उथल पुथल। अ सडन बिग चेंज दैट कॉजेज ट्रबल, यानी कि एक अचानक से होने वाला बड़ा परिवर्तन जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, समस्याएं क्रिएट कर देता है और मुश्किल में डाल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल अपहीवल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस एंड पावर, यानी कि प्रभाव और शक्ति, ठीक है, क्लाउड का मतलब होता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है टू स्टार्ट टू इंक्लूड मोर टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि विविधता लाना, ठीक है ना, विविधता लाना, उसे हम क्या कहते हैं? विविधता लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनरोड्स। इनरोड्स का मतलब क्या होता है? एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग बीइंग एनक्रोच्ड, यानी कि दखल अंदाजी करना, ठीक है ना। इनरोड्स का मतलब होता है दखल अंदाजी। मिफ्ड का मतलब क्या होता है? मिफ्ड एक एडजेक्टिव वहां पे आर्टिकल में यूज हुआ था। मिफ्ड का मतलब क्या है? अ लिटिल एंग्री और अपसेट, थोड़ा क्रोधित या नाराज। नेक्स्ट है ट्रांजिशन प्रोसेस। देखो, ट्रांजिशन प्रोसेस का मतलब क्या है? अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारे पास चिंक्स इन द आर्मर। देखो, ये एक फ्रेज है, चिंक्स इन द आर्मर। इसका मतलब होता है अ माइनर बट वेरी डेट्रीमेंटल फ्लॉ, यानी कि एक छोटी लेकिन बहुत ही डेट्रीमेंटल, यानी बहुत ही हानिकारक और खतरनाक वीकनेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? चिंक्स इन द आर्मर कहते हैं, ठीक है। वीकनेस जो होती है छोटी लेकिन बहुत ही खतरनाक, उसे हम क्या कहते हैं? चिंक्स इन द आर्मर। नेक्स्ट है हमारे पास इरोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इरोड। इरोड का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय समथिंग स्लोली, यानी धीरे धीरे छीण करना, किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर करना, छीण करना। नेक्स्ट है हमारे पास कन्फ्लुएंस। देखो, कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, अ वे ऑन विच टू और मोर थिंग्स कम टुगेदर, मतलब ऐसा रास्ता जहां पे दो चीजें एक साथ या फिर दो से ज्यादा चीजें एक साथ आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। हिंदी में मीनिंग क्या हुई? संगम या मेल। नेक्स्ट है हमारे पास
डेटरेंस, देखो डेटर अभी वर्ड आपने देखा था, वहीं से ये नाउन बना हुआ है। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट, यानी कि किसी एक्शन को या फिर किसी इवेंट को डिस्करेज करना, ठीक है ना, हतोत्साहित करना या फिर रोकना, उसको अवरोध डालना, उसे हम क्या कहते हैं? डेटरेंस कहते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या हुई हिंदी में? अवरोध। नेक्स्ट है आपके पास डीकपल्ड। देखो डीकपल्ड का मतलब क्या होता है? देखो कपल का मतलब साथ आना, समझ रहे हो ना, और डीकपल्ड का मतलब क्या हो गया? दूर जाना, है ना, अलग अलग होना। तो सेपरेटेड, डिसएंगेज्ड और डिसोसिएट यानी कि अलग होना, ठीक है। नेक्स्ट है एंकर्ड। एंकर्ड का मतलब होता है टू फिक्स समथिंग फर्मली, मतलब किसी चीज को फिक्स कर देना फर्मली, यानी मजबूती से बांध देना। एंकर का मतलब बांधना होता है। एंकर का मतलब बेसिकली होता है जो बोट होती है ना, उसको किनारे से बांधना, ठीक है। तो या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि एंकर का मतलब होता है मजबूती से रस्सी के द्वारा बांध देना या फिर किसी चीज को मजबूती से फिक्स कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास नेबरहुड रियलिज्म। नेबरहुड रियलिज्म का मतलब क्या होता है? शोइंग थिंग्स विद द नेबर्स एज दे रियली आर, यानी कि नेबर्स के साथ चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी दिखाना, उसमें कोई ज़्यादा लाग लपेट ना करना, झूठ ना बोलना, नेबर्स के साथ आपके संबंध जैसे हैं वैसे दिखाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्विक फिक्स। देखो क्विक फिक्स मीनिंग समझ सकते हो आप इसकी, कि जल्दी से किसी चीज़ को फिक्स कर देना, यानी कि एन ईजी रेमेडी और सॉल्यूशन, यानी कि कोई ईजी रेमेडी हो, निवारण हो या सॉल्यूशन हो किसी चीज़ का। हिंदी में मीनिंग हो जाएगा क्या? जल्द निवारण, ठीक है। तो ये थी आपकी वोकैबलरी। और अब आइए हम जो हमारा आर्टिकल है उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो गाइज ये हमारा आर्टिकल है। आइए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल को पढ़ना आपने। वाई चाइना इज बीन एग्रेसिव अलॉन्ग द LAC, मतलब चाइना क्यों एग्रेसिव हो रहा है LAC के साथ में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे क्यों चाइना एग्रेसिव हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल को। देखो, द ऑनगोइंग टेंशंस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पोज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज टू न्यू दिल्ली एट लीस्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो क्या है कि जो ऑनगोइंग टेंशंस है, जो अभी टेंशंस चल रही हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो बड़ी थ्रेट ये खड़ी कर रही हैं, बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज ये खड़ा कर रही हैं। पोज मतलब खड़ा करना है, सामने लाना, जो आपने वोकैब में पढ़ा था, ठीक है। वो 20 ईयर्स में देखो पहली बार हो रहा है, ठीक है। द क्लैशेस इन गलवान वैली इन ईस्टर्न लद्दाख हैव क्लेम्ड 20 इंडियन लाइव्स, ठीक है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो क्लैशेस हुई हैं गलवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें 20 भारतीय जाने गई हैं। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फैटलिटीज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इन 45 ईयर्स, और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 45 सालों में कि फैटलिटीज़ का कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे। चाइना हैज़ रिवाइव्ड इट्स क्लेम ऑन द इंटायर गलवान वैली, और चाइना ने अपना क्लेम जो है पुनर्जीवित कर लिया है, यानी कि फिर से अपना क्लेम दिखाने लगा है पूरे गलवान वैली पे। एंड हैज़ आस्क्ड इंडिया टू पुल बैक, और इंडिया से पुल बैक करने के लिए कहा है, यानी कि पीछे हटने के लिए कहा है इन एरियाज से। Satellite images in the public domain suggest that China has set up defense positions in the valley as well as the disputed fingers of Pangong Tso, ठीक है। देखो कि जो सैटेलाइट इमेज है वो ये बताती हैं कि चाइना ने अपना डिफेंस पोजीशन वहाँ पे वैली में स्थापित कर लिया है, और इसके साथ ही साथ जो डिस्प्यूटेड फिंगर्स ऑफ पैंगोंग त्सो हैं वहाँ पे भी अपना जो है अधिकार स्थापित कर लिया है। देखो डिस्प्यूटेड फिंगर्स ऑफ पैंगोंग त्सो क्या है? देखो जो वहाँ पे पैंगोंग झील के आसपास का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे उन स्थानों को हम फिंगर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इंडिया देखो वहाँ पे क्लेम करता है कि इंडिया का जो वहाँ पे अधिकार है वो नंबर 8 फिंगर जो है वहाँ तक है, लेकिन चाइना जो है ऐसा नहीं मान रहा है। चाइना आगे तक आ चुका है
ऐसा सैटेलाइट इमेज में पता चल रहा है। और देखो ये जो यहाँ पे वर्ड आप एंड में देख रहे हैं सो, TSO, इसका मतलब झील होता है एक्चुअली तिब्बतन लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ साइड्स आर एंगेज्ड इन अ फेस ऑफ, दोनों ही साइड्स एक फेस ऑफ में एंगेज्ड हैं, यानी कि कन्फ्रंटेशन में एंगेज्ड हैं एट अ हॉट स्प्रिंग, यानी जो ये गर्मी का मौसम है उस मौसम में ये एक जो है वो एक फेस ऑफ में एंगेज्ड है। डिस्पाइट मल्टीपल राउंड्स ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स, टेंशंस आर अनलाइकली टू ईज गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राउंड सिचुएशन, यानी कि कई बार जो है मल्टीपल राउंड टॉक्स हो चुकी हैं मिलिट्री लेवल पे, लेकिन टेंशन जो है वो अनलाइकली है, यानी कि ऐसा लग नहीं रहा कि वो शायद वो ख़त्म होंगी, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कुछ अनदर लेवल पे है, अलग ही एक लेवल पे वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ भी चीज़ें वहाँ पे फाइनल नहीं हो पा रही हैं, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। What led to the current situation, और किस वजह से जो करंट सिचुएशन है वो हुई। In 2017, India and China agreed to amicably resolve the Doklam standoff, ठीक है ना, that lasted for more than 2 months, यानी कि 2017 में इंडिया और चाइना ने amicably यानी कि मित्रतापूर्वक क्या किया, जो है डोकलाम स्टैंड ऑफ जो था, डोकलाम में जो अड़े हुए थे दोनों, जो स्टैंड ऑफ हुआ था वहाँ पे जो स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी कुछ। देखो स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, वो आप में आपने पढ़ा था कि एक ऐसी स्थिति वहाँ पे बन जाती है जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, ठीक है ना। तो वो जो गतिरोध था डोकलाम का, वहाँ पे उन्होंने एमिकेबली इसको फ्रेंडली रूप से जो है फ्रेंडली मैनर में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, और 2 महीने के अंदर जो है ये चीज़ें रिजॉल्व हो गई थी। नो ब्लड वॉज स्पिल्ड देन, और उस समय कोई भी खून नहीं बिखरा गया था, कोई भी खून नहीं बहा था। एंड नो शॉट्स फायर्ड, और कोई भी गोली नहीं चली थी वहाँ पे। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन वेरी केयरफुल नॉट टू अपसेट चाइनाज डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के द्वारा लेड जो नेशनल डेमोक्रेटिक जो है अलायंस की जो सरकार है, इंडिया की जो सरकार है, वो इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रही है कि चाइना की जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं उसके बारे में कुछ ना कहा जाए, उसके बारे में बहुत ही ये केयरफुल रहते हैं। बैरिंग ओकेजनल joint statements issued with leaders from the US and Asia Pacific countries reasserting India's commitment to freedom of navigation, यानी देखो क्या हुआ कि अगर छोड़ दें, यानी कि किसको छोड़कर, कुछ ओकेजनल जॉइंट स्टेटमेंट्स जो आते हैं इंडिया के यूएस के साथ में और बाकी एशिया पैसिफिक की और भी कुछ और कंट्रीज़ हैं जो चाइना के खिलाफ हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के साथ जॉइंट अगर स्टेटमेंट को छोड़ दें तो, और इंडिया का जो रीअसर्शन होता है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे, यानी कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि जो समुद्रिक यात्रा होती है, समुद्र में जाना, हमारा विचरण करना पूरी तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक, उसके बारे में रीअसर्शन अगर छोड़ दें तो बाकी चीज़ों के मामले में भारत सरकार ने इंडिया की जो सरकार है वो चाइना के बारे में कुछ भी बोलने से बचती है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ स्टेड अवे फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग चाइना ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, है ना, जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उस पर चाइना की बुराई करने से, चाइना के बारे में कुछ कहने से भारत सरकार जो है अब तक बचती रही है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है। वेदर इट्स डी रेडिकलाइजेशन, चाहे वो डी रेडिकलाइजेशन हो, कैंप्स हो शिनजियांग नाम के शहर में, क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट इन हांगकांग के प्रोटेस्ट का दमन हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर ताइवान के साथ डिस्प्यूट्स हो, ठीक है ना, ये चाइना चूज टू इंक्रीज टेंशंस अलोंग द LAC। लेकिन फिर भी चूंकि इंडिया इन सारी चीज़ों को करता रहा है, चाइना के इंटरनल मैटर के बारे में या फिर उसके किसी भी मुद्दे के बारे में, किसी भी सेंसिटिव इशू के बारे में बोलने से बचता रहा है, लेकिन फिर भी LAC के साथ में जो है LAC पर चाइना ने टेंशंस इंक्रीज करने का काम किया है। वाई, ऐसा क्यों हुआ, आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी, देखो सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी क्या होती है ना, पहले मैं ये थोड़ा बता देता हूं। सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी क्या होती है
ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि एक कंट्री क्या करती है कि दूसरी कंट्रीज जो आसपास की जो होती हैं उसकी कंट्रीज, उनको आपस में मिलाती है, धीरे धीरे उनके साथ एक अलायंस बनाती है, और जिस कंट्री को उसे परेशान करना होता है, जिसे उसे बुली करना होता है, उसे परेशान करती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी अंग्रेजों की, कुछ वही वाली पॉलिसी जो होती है उसे हम सलामी स्लाइस स्ट्रेटजी कहते हैं। ऑन पॉपुलर argument, one popular argument is that China's move driven by local factors such as India's infrastructure upgrade and its decision to change the status of Jammu Kashmir and Ladakh was reckless. एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये है कि चाइना जो इंडिया जो है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना चाहता है लद्दाख के अंदर में, और जो चेंज ऑफ स्टेटस लाना चाहता है जम्मू कश्मीर में, उससे ड्रिवन है ये चीज़ें जो चाइना कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है बेपरवाही या बेवकूफ़ी कह सकते हो एक तरीके से दिखाती हैं चाइना की। फॉर सम स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड दिस आर्ग्यूमेंट गोज, कुछ स्क्वायर किलोमीटर के लिए आप कह सकते हो कि ये आर्ग्यूमेंट चलता है, ये आर्ग्यूमेंट चल सकता है। चाइना हैज़ लॉस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिकली टू द वेस्ट। ठीक है, several experts have claimed that the tensions on the border are driving India deeper into a strategic embrace with the US. यानी कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो टेंशन्स जो हैं जितनी गहरी होती जा रही हैं उतना ही एक स्ट्रेटजिक एम्ब्रेस होता जा रहा है इंडिया और यूएस के बीच, यानी कि एक रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक आलिंगन कह सकते हो आपकी, होता जा रहा है इंडिया और यूएस के बीच। बट इट्स नॉट एज ईजी एट सीम्स, यानी कि ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। देयर इज अ क्लियर शिफ्ट इन चाइनीज फॉरेन पॉलिसी पोस्ट द कोविड-19 आउटब्रेक, यानी कि कोविड-19 आउटब्रेक के बाद से एक क्लियर शिफ्ट आ गया, पूरी तरीके से एक बदलाव यानी कि शिफ्ट आया है चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में। दिस इज सीन इन चाइनाज राइजिंग टेंशन विद यूएस, और इसे आप यूएस के साथ चाइना के बढ़ते हुए टेंशन के साथ देख सकते हैं कि चाइना ने किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इट्स थ्रेट्स अगेंस्ट ताइवान, इसका जो थ्रेट है, इसका जो धमकी है ताइवान को। रिपीटेड नेवल इंसिडेंट्स इन साउथ चाइना सी, जो रिपीटेड नेवल इंसिडेंट्स हैं, जो नाविकीय जो इंसिडेंट्स हैं साउथ चाइना सी में, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बदल रही है। एंड अ न्यू सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकॉन्ग, और हांगकांग के लिए एक नई सिक्योरिटी लॉ लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की ओर इंगित करती हैं कि चाइना जो है वो अपना शिफ्ट कर रहा है जो फॉरेन पॉलिसी है उसको। द टेंशंस अलोंग द एलएसी आर पार्ट ऑफ दिस शिफ्ट, और इसी शिफ्ट के एक पार्ट हैं जो टेंशंस हैं एलएसी के अलोंग में, एलएसी के जो अलोंग साइड जो भी टेंशन चल रहे हैं वो इसी का एक पार्ट है, इसी एक शिफ्ट का, इसी एक बदलाव का पार्ट है। टू अंडरस्टैंड दिस शिफ्ट वन हैज़ टू गेट अ सेंस ऑफ द सोर्स ऑफ चाइनाज कॉन्डक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस शिफ्ट को समझने के लिए, इस बदलाव को समझने के लिए जो सोर्स है, जो स्रोत है चाइना के इस कंडक्ट का, चाइना के इस व्यवहार का जो कारण है, जो स्रोत है, उस तक हमें जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टुडेज चाइना इज एन एम्बिशियस राइजिंग पावर विच वांट्स टू रीओरिएंट द ग्लोबल ऑर्डर, यानी कि आज का जो चाइना है वो एक एम्बिशियस राइजिंग पावर है जो कि ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरीके से रीओरिएंट करना चाहता है, पुनर्विन्यासित करना चाहता है, फिर से उसको सेट करना चाहता है, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर में एक काफ़ी ऊपर आना चाहता है। अनलाइक द सोवियत यूनियन ऑफ द 1940s, यानी कि सोवियत यूनियन जो था 1940s का, उसकी तरह नहीं, जो कि अर्ली स्टेजेस में, कोल्ड वॉर के अर्ली स्टेजेस में जैसा कि सोवियत यूनियन था वैसा नहीं, बल्कि चाइना इज़ नॉट एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, तो उसकी तरह चाइना एक आइडियोलॉजिकल यानी कि आदर्शवादी स्टेट नहीं है दैट इंटेंड्स टू एक्सपोर्ट कम्युनिज्म टू अदर कंट्रीज, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में कम्युनिज्म एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे, वैसा नहीं है, ये एक वैसा आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं है। बट लाइक द सोवियत यूनियन ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, चाइना इज़ द न्यू सुपर पावर ऑन द ब्लॉक, यानी कि बल्कि सोवियत यूनियन जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सोवियत यूनियन था
उसकी तरह जो है चाइना एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है विश्व पटल पे। When it was rising, China had adopted different tactical positions. ठीक है, जब ये राइज कर रहा था तो चाइना ने डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग टैक्टिकल पोजीशन जो है वो अडॉप्ट किए थे। उनमें से कुछ है हाइड योर कैपेसिटी एंड बाइड योर टाइम, यानी कि अपनी कैपेसिटी को छुपाओ और अपने समय के लिए इंतजार करो, वहां पे ठहरे रहो। ठीक है, पीसफुल राइज यानी कि शांतिपूर्ण राइज, या फिर पीसफुल डेवलपमेंट यानी कि शांतिपूर्ण विकास। दैट एरा इज ओवर अंडर शी जिनपिंग। ठीक है ना, कि यानी कि वो एरा, ये जो चीज़ें थी, ये जो स्लोगन्स थे, उनका एरा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है चाइना में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लीडरशिप में। और चाइनीज़ ये सोचते हैं कि वे अब पहुंच चुके हैं, दे हैव अराइव्ड, यानी कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, अब वे वहां पे आ चुके हैं कि वे वर्ल्ड ऑर्डर को रीओरिएंट कर सकें और एक सुपर पावर के रूप में उभर सकें। With the global economy in doldrums, globalization in an irrecoverable crisis accentuated by the COVID-19 outbreak, and the US under an isolationist president taking the most aggressive position towards China since early stages of Cold War, China is not। ठीक है, देखो अभी क्या है यहाँ पे कि जो एरा था वैसा जिसमें कि चाइना एक शांतिपूर्ण विकास चाहता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये अब चूंकि विश्व की जो इकॉनमी है वो डोलड्रम्स में है, यानी कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है, डिप्रेशन में है, एक तरीके से पूरी तरीके से मंदी है यहाँ पे। और ग्लोबलाइजेशन इन इररिकवरेबल क्राइसिस, जो इस समय जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इस इररिकवरेबल क्राइसिस यानी कि ऐसी क्राइसिस में जिससे उबरा नहीं जा सकता, जो कि एसेंचुएट हुई है, जो सामने लाई गई है किस वजह से, कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से। और चाइना और जो यूएस जो है वो भी एक आइसोलेशनिस्ट प्रेसिडेंट के अंडर में है। आइसोलेशनिस्ट का मतलब होता है पृथकतावादी, यानी कि जो कि अपने आप को अलग रखता है बाकी चीज़ों से, बाकी देशों के मुद्दों से अलग रखता है, यानी एक तरीके से उसकी रणनीति ही ऐसी है कि वो साइडलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना के पक्ष में है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहां से हम देखते हैं रिचर्ड निक्सन। देखो सिंस रिचर्ड निक्सन, यानी कि रिचर्ड निक्सन के समय से बीजिंग बिलीव्स दैट द ग्लोबल ऑर्डर इज एट ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, बीजिंग ऐसे समझता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो ब्रेकिंग पॉइंट पे है, जहां से मतलब एक उसके लिए फायदा हो सकता है, मुश्किल परिस्थिति में है। इट इज फाइटिंग बैक थ्रू वॉट गेम थ्योरिस्ट कॉल सलामी टैक्टिक्स। ये उस विधि से लड़ रहा है जिसे गेम थ्योरिस्ट जो है सलामी टैक्टिक्स कहते हैं। सलामी टैक्टिक्स का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था पीछे, जिसका मतलब होता है कि डिवाइड एंड कन्क्वायर पॉलिसी जो होती है उसे हम कहते हैं सलामी टैक्टिक्स। वेयर अ डोमिनेंट पावर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी पीस बाय पीस, जहाँ पे पीस बाय पीस करके, यानी कि टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि छोटे छोटे रूप में एक डोमिनेंट पावर जो होती है वो अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहती है, यानी अपना एक लीडरशिप स्थापित करना चाहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन का परसेप्शन जो है, डिक्लाइन का मतलब गिरावट होता है, उसका जो परसेप्शन है वो एक बार देख लेते हैं कि चाइना डजंट सी इंडिया एज अ स्विंग स्टेट। चाइना जो है इंडिया को एक स्विंग स्टेट के रूप में नहीं देखती अब आगे। ठीक है ना, कि एनी मोर अब चाइना इंडिया को एक स्विंग स्टेट के रूप में नहीं देखती। स्विंग स्टेट का मतलब देखो क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जो कि जिसमें कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और दो पॉलिटिकल पार्टीज को बराबर जनमत मिला हुआ है, यानी कभी सरकार इस पक्ष में जाती है, कभी उस पाले में जाती है। लेकिन अब इंडिया में जो है एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक सरकार बन चुकी है। चाइना इस रूप में इंडिया को अब देखती है, यानी कि स्विंग स्टेट के रूप में अब नहीं देखती। ठीक है, और इसको एक एली इन द प्रोग्रेस ऑफ यूएस, यानी कि यूएस के साथ साथ विकास का एक साथी मानती है, यानी कि
इंडिया को इस रूप में चाइना देखती है कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ साथ अब विकास करेगा। इट्स एक्शंस वर नॉट रैकलेस टेकन एट द रिस्क ऑफ लूजिंग इंडिया स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। और इसके एक्शंस जो हैं वो रैकलेस नहीं थे, बेपरवाह नहीं थे, जो कि इस रिस्क पे लिए गए थे कि ये इंडिया के सामने स्ट्रैटेजिकली जो है वो हार जाए। इट्स एक्शंस आर अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक लॉस दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। और इसके एक्शन जो है वो उस स्ट्रैटेजिक लॉस पे के वजह से है जो कि ये पहले ही हार चुका है, ये पहले ही जो स्ट्रैटेजिक लॉस हो चुका है उसका, उसकी वजह से ये एक्शन इसका देखने को मिल रहा है। इफ इंडिया इज what many in the West call the counterweight to the China's rise, Beijing's definite message is that it is not deterred by the counterweight। यानी कि बहुत सारे जो वेस्ट की कंट्रीज़ है ना, वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इंडिया जो है वो चाइना का एक काउंटरवेट है, यानी कि उसको बैलेंस करने वाला एक देश है, यानी कि उसकी लगभग बराबरी का एक देश है। तो चाइना ये क्लियर मैसेज देना चाहता है ये करके कि वो कोई भी अवरोध अपने मार्ग में उत्पन्न नहीं होने देगा अपने काउंटरवेट की वजह से। दिस इज अ मैसेज नॉट जस्ट टू इंडिया बट टू अ होस्ट ऑफ चाइनाज राइवल्स दैट आर टीमिंग अप एंड ईगर टू रिक्रूट इंडिया इनटू द क्लब। यानी कि ये मैसेज जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि उन सभी चाइना के राइवल्स के लिए है, चाइना के सभी प्रतिद्वंदियों के लिए है। होस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, नंबर ऑफ, ठीक है। चाइना के बहुत सारे प्रतिद्वंदियों के लिए है जो कि टीम अप कर रहे हैं उसके खिलाफ और इंडिया को उस क्लब में रिक्रूट करना चाहते हैं। विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क देयर कुड बी अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में अगर देखें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। यानी लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे इंडिया अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहा था, वो भी रीजंस हो सकते हैं। रीजनल अपना बॉर्डर बढ़ाना चाहता है, ये भी हो सकते हैं। और ग्लोबल फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि जो प्रभाविक है वो अपना दिखाना चाहता हो ये एक विश्व पटल पे, ये भी रीजंस हो सकते हैं चाइना का ऐसा मूव लेने के लिए। दैट विल इन्फ्लुएंस चाइनाज मूव्स, ठीक है। When most of the world's big powers are grappling with the pandemic, जो कि जिस समय दुनिया की बड़ी शक्तियां पैंडेमिक के साथ लड़ रही हैं, रिविजनिस्ट पावर्स सच एज चाइना हैव मोर रूम फॉर जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। तो उस समय जो रिविजनिस्ट शक्तियां हैं, जो संशोधनवादी शक्तियां हैं, यानी कि बदलाव चाहने वाली जो शक्तियां हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है ये। एक अच्छा बड़ा मौका मिल गया उनको एक जियोपॉलिटिकल कुशलता अपनी दिखाने के लिए, ठीक है। यूरोप हैज़ बीन डिवेस्टेटेड बाय द वायरस। यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, डिवेस्टेट हो चुका है वायरस की वजह से। द यूएस इज बैटलिंग इन एन इलेक्शन ईयर, और यूएस जो है वहाँ पे इलेक्शन ईयर है और उसी समय कोविड-19 आउटब्रेक से भी वो जूझ रहा है। साथ ही साथ बुरी तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी वहाँ पे हो गया, बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी भी वहाँ पे आई है। ग्रेट डिप्रेशन के बाद से जो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी थी, वैश्विक मंदी जो थी, उसके बाद से ये सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है। इट्स ग्लोबल लीडरशिप इज अनरावलिंग फास्ट। जो चाइना की, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो चाइना की ग्लोबल लीडरशिप है वो तेजी के साथ अनरेवल हो रही है, सामने आ रही है, सुलझ रही है, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी वॉज इन ट्रबल इवन बिफोर कोविड-19 स्ट्रक द कंट्री। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कोविड-19 जब स्ट्राइक किया भारत को, उससे पहले से स्लो हो गई थी, उससे पहले से कुछ प्रॉब्लम में थी। सोशल अपहीवल यानी कि जो सामाजिक उथल पुथल थे सीए वगैरह की वजह से, उसकी वजह से, और बहुत सारी ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से भारत की जो इकोनॉमी थी वो स्लो हुई थी। देखो यहाँ पे चाइना जो है वो इनरोड्स तैयार कर रही है, जो दखलंदाजी जो उसकी बढ़ रही है बांग्लादेश में, जो यहाँ पे रीजन में जो दखलंदाजी थी, और बांग्लादेश भी भारत के साथ डीपली मिफ्ड था, सीएओ के लेकर उसकी नाराज़गी थी, क्रुद्ध था।
even in Afghanistan, where Pakistan, China and Russia and the US are involved in transition process. अफगानिस्तान में भी जहाँ पे ट्रांजिशन प्रोसेस में परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन के कार्य में पाकिस्तान, चाइना और रशिया लगे हुए हैं, वहाँ पे भी इंडिया आउट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट ईयर का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था ना, वो स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो डिज़ास्ट्रस था, रणनीतिक रूप से डिज़ास्ट्रस था, क्योंकि विश्व पटल पे अगर हम बोलें तो कोई एग्जैक्ट एविडेंस कंट्रीज़ को नहीं मिला कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। हालांकि री इलेक्शन में एक फ़ायदा ज़रूर हो गया जो है रूलिंग पार्टी को, लेकिन मिलिटेंट्स उससे हिट हुए कि नहीं ये चीज़ नहीं पता चली, बल्कि इंडिया ने अपना जेट खो दिया नेबर के हाथों, और इसका पायलट भी एक जो कि अभिनंदन आपको पता ही होगा कैप्चर कर लिए गए थे वहाँ पे, और जो कि जिनको कि बाद में रिलीज़ किया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो ये पूरा ऑपरेशन जो था एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिकली एक फेलियर था, जिसके वजह से जो हमारे आर्मर में, हमारी सुरक्षा में जो भेद हैं, जो सुरक्षा में हमारे कमियां हैं, खामियां हैं, उनको ये चीज़ उजागर करती है, और एरोडिंग इंडियाज डेटरेंस, और भारत का जो अवरोध है उसको धीरे धीरे जो है क्या करती है, वो छीण करती है, कमज़ोर करती है। A confluence of all these factors which point to a decline in the country's smart power, और इन सभी चीज़ों का एक मेल, इन सभी चीज़ों का एक तारतम्य जो कि पॉइंट करता है कंट्री के स्मार्ट पावर के रूप में जो है डिक्लाइन की तरफ। स्मार्ट पावर बन रही थी बट एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो उसकी वजह से चाइना को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, और उसकी वजह से चाइना अग्रेसिव हो गया LAC पे। ये पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप है इंडिया के लिए। इंडिया हैज़ रीच्ड हियर पार्टली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेप्थ इन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, और इंडिया यहाँ तक इसलिए पहुँचा है क्योंकि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं लैक कर रही थी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। अ डीप एम्ब्रेस ऑफ अ डिक्लाइनिंग US इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एज मैनी आर्ग्यू। ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो चाइना के समय जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस समय जो डिक्लाइनिंग US है, यानी कि US की जो शक्ति जो है ना अब डिक्लाइन कर रही है, गिर रही है, कम हो रही है, उस समय अमेरिका को, US को एम्ब्रेस करना, उसके साथ मिलना बहुत बड़ा कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, रादर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बल्कि ये एक प्रॉब्लम का ही एक हिस्सा है। पाकिस्तान एम्ब्रेस्ड अ फार स्टीडियर US ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू चेक इंडिया। इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बल्कि इससे काफ़ी पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत अमेरिका को अपनाया था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत अमेरिका के साथ वो आया था। What happened to Pakistan thereafter should be a lesson for India। उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो इंडिया के लिए एक लेसन होना चाहिए। किस तरीके से अमेरिका ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए उसको यूज़ किया, वो चीज़ हमारे लिए एक लेसन होनी चाहिए, ऐसा राइटर कहना चाहता है। What India needs is a national security strategy। भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की, दैट्स decoupled फ्रॉम द कंपल्सन्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जो घरेलू राजनीति है ना, देश के अंदर की राजनीति, उससे अलग हो, उससे डीकपल्ड हो, एंड एंकर्ड इन नेबरहुड रियलिज्म। और जो नेबरहुड की रियलिज्म है, जो उसका यथार्थवाद है, जो उसकी सच्चाई है, उससे बधी हुई है, उससे जुड़ी हुई हो। इट शुड स्टैंड अप टू चाइनाज बुलिंग ऑन द बॉर्डर नाउ। अब भारत को चाइना के बुलिंग के खिलाफ, चाइना की जो परेशान करने की रणनीति है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए बॉर्डर पे, विद अ लॉन्ग टर्म फोकस ऑन एनहांसिंग कैपेसिटीज एंड विनिंग बैक इट्स फ्रेंडली नेबर्स। और एक बड़ी स्ट्रेटजी के साथ, एक बड़े फोकस के साथ अपनी कैपेसिटीज़ को एनहेंस करना चाहिए और अपने फ्रेंडली नेबर्स को वापस से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। देयर आर नो क्विक फिक्सेस दिस टाइम। और इस बार जो है कोई भी क्विक फिक्सेस नहीं है, कोई भी जल्द निवारण नहीं है इस प्रॉब्लम के। तो ये था आपका जो है आर्टिकल आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप ये आर्टिकल ज़रूर देखें और समझें। ऐसे ही रोज़ हम द हिंदू के आर्टिकल्स लेके आते रहेंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।